Hello students, welcome once again to the world of physics, and in our next session of this chapter, that is motion in straight line, हम बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इसके अंदर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सेशन में सीखा एंड वही उसका ही कंटिन्यूशन है। इसीलिए स्पेशली इस सीरीज़ के अंदर इस पार्ट का नेम 6.2 आएगा, है ना। 6.2 मेंशन कर रखा है और पिछले वाले का 6.1, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूटी है। 6 और 7 में लिख सकते हैं, बट फिर वो अलग अलग लगेंगे। एक साथ ही है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। और अगेन सिमिलरली कि लाइक प्रीवियस सेशन के अंदर हमने किया था कि उसके अंदर पहले अपन ने इलेबोरेट डिस्कशन की थी, फिर मैथमेटिकल टूल्स किए थे जो अपने को चाहिए। वो हमारी मर्जी है, हमें समझने में इंटरेस्ट है तो हम उसे अटेंड करें, नहीं तो मैथमेटिकल टूल लेकर के मार्क्स ऑब्टेन करें सिर्फ। ओके और सिमिलरली आज भी इंटीग्रेशन के अंदर इस सेशन के अंदर भी यही करेंगे। पहले हम इंफॉर्मेटिव पार्ट करेंगे, फिर मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेटिव पार्ट, आप वो भी समझें, और अगर आप सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट में इंटरेस्टेड है, नेवर माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको स्किप करते जाएं, मैथमेटिकल पार्ट से आप इसको कंटिन्यू कर लें। ओके सो लेट मी स्टार्ट कि नाउ आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू विद कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन शायद आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा हो, इस तरह का सिंबल, ये ऐसा जो सिंबल है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या है, क्या मीनिंग है, किस तरह से किया जाता है, ये सब एक तरह के स्पेशल ऑपरेटर्स ही हो गए। लाइक जैसे आपको ये भी नहीं पता था पहले कि ये क्या होता है ना। किसी छोटे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे से पूछ ले तो उसको नहीं आता, उसको हाँ इसका मतलब पता है। अगर 4 और 1 के बीच में प्लस लगा हुआ है तो उसको पता है कि ये 5 हो जाएगा, और इसके बीच में अगर ये लगा हुआ है तो उसका मतलब उसको पता है कि ये 3 हो जाएगा। तो ये भी तो कुछ खास सिंबल्स ही हैं, है ना। छोटे बच्चे को ये पता है, पर ये नहीं पता था। 10th क्लास में आप जब आ गए तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, अंडर रूट है, तो ये प्लस। सो जब अपने ये प्लस माइनस रूट इनकी डिस्कशन करी, इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे हमें पता चला कि कुछ एक स्पेशल नोटेशंस हैं, है ना, और जिसका एज पर टाइम एज पर क्लास आपको धीरे धीरे मतलब समझ में आता रहता है। प्लस का समझ, माइनस का समझ आया, अंडर रूट का आया। अच्छा एक और भी आ चुका अपने को समझ में ना, डी बाई डी एक्स आप किसी फंक्शन पर लगाते हो तो वो कैसे ऑपरेट होता है ये भी आपको पता है। साइन एक्स का कोस एक्स कर देगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स कर देगा, टेन एक्स का, सभी का आपको पता है क्या क्या आंसर आएगा, है ना। तो एक आपने ये भी सीख लिया। इसको अपन ने वैसे प्रॉपर लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ये ऑपरेट कर देता है इस फंक्शन को और कुछ और बना देता है, ठीक है। तो कुछ खास बना दिया इसने इसको। तो ऑन सिमिलर फैशन हमारे पास एक और है इंटीग्रेशन। देखो डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं छोटा करने के लिए, है ना, रेट चेंज पता करने के लिए, कितना छोटा कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो तोड़ने के लिए पार्ट्स में डिफरेंशिएशन यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, लेट मी टेल यू कि इंटीग्रेशन इज यूज फॉर कोलैबोरेशन, सम करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। आई रिपीट कि कलेक्ट करने के लिए। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन छोटे पार्ट के लिए पता है, आपको पूरे पार्ट के लिए पता करनी है, देन आपको वहाँ हेल्प लेनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की। क्लियर। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग जस्ट समेशन, जोड़ना जो है ना उसका ही एक अदर फॉर्म है, मैथमेटिकल कैलकुलस फॉर्म है। इसीलिए आप ध्यान दो कि जो इसका सिंबल है ना, ये सिंबल इस तरह से है। किस अल्फाबेट को खींचा हुआ लग रहा है ये, एस को, है ना, एस को खींचा हुआ लग रहा है ये। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, सम करना, टोटल कर देना चीज़ों को। क्लियर। तो अब बात करते हैं इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की। लाइक आपके पास नॉलेज है कि वी हैव 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज। नंबर 1 इज डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड नंबर 2 इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम हमेशा कौन सी लेते हैं, एक्स को हम इंडिपेंडेंट रखते हैं, फिक्स कर रखा अपन ने, और वाई को अपने डिपेंडेंट बोलते हैं। और वाई किसी ना किसी तरीके से एक्स पर डिपेंड कर सकती है। लाइक वाई कैन बी एक्स रेज टू पावर 4, वाई कैन बी एक्स रेज टू पावर 3, y can be x plus 2, y can be x raised to power 4 plus x raised to power 3 plus 2x, कुछ भी हो सकता है। मतलब y को हम x की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम कह रहे हैं। तो y कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक जनरल केस लूँ, अगर मैं ये लूँ तो आप कहोगे ये क्यों नहीं लिया, ये लूँ तो ये क्यों नहीं लिया। इसलिए अपने कोई भी नहीं लेते इनमें से, एक जनरल केस लेते हैं। क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हमेशा ही अपने कहा करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जनरल केस ले लिया अपन ने कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको बोलेंगे ऐसे। यही मैंने यहाँ लिखा कि अपने ने प्लॉट बनाया, ये अपने को पता है दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और y को लिखा मैंने फंक्शन ऑफ x। क्लियर। और ये हमारे पास
कुछ एक पॉइंट्स हैं, ये इसका प्लॉट है, ये ग्रीन पॉइंट्स, ग्रीन जो लाइन है इस पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, ग्रीन लाइन ग्रीन पॉइंट से मिलकर बनी होगी, और हर पॉइंट लाइक इस पॉइंट को मैं अगर ए कहूँ, इसको मैं बी कहूँ, इस पॉइंट के कुछ खास कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, इस पॉइंट के कुछ खास कोऑर्डिनेट्स होंगे, लाइक इसके मैं कोऑर्डिनेट कहूँ अगर x1 y1 है, तो आपको पता है ना x1 क्या होगा, दिस डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी x1, और ये इसकी जो हाइट है ये हाइट होगी y1, यहाँ से ये ग्राउंड लेवल तक। ये अपने को सारे कॉन्सेप्ट पता है ना, ये तो 9th क्लास में सीख लिए थे अपन ने। अब अपने करने क्या जा रहे हैं, आपको बता दिया कि हमने एक फंक्शन लिया है y विच इज़ डिपेंडिंग ऑन x के साथ साथ बदलता जाएगा। हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ आवर टारगेट, सो लेट अस फर्स्ट फिक्स आवर टारगेट। हमें इस कर्व के अंडर कितना एरिया है वो निकालना है। फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा टारगेट है, क्या निकालना है, इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है, क्लियर हुआ टारगेट। अब इस एरिया को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या ये कोई प्रॉपर शेप है, नहीं, ये सीधी लाइन होती तो ट्रेपेजियम बन जाता, नहीं, अभी तो ये ऐसा कुछ आया है, हर केस में अलग अलग तरह का कुछ आ सकता है, और हर केस में हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि ट्रेपेजियम आ जाए, हम उसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ लेंगे, नहीं। तो अब आपको कोई एक ऐसी जनरलाइज्ड अप्रोच को सीखना पड़ेगा जो हर तरह की शेप में काम आ जाए, हर तरह की मीन्स हर तरह की, कैसी भी, ये जो ग्रीन लाइन है अभी तो बिल्कुल सीधी सी है, ऐसे इस तरह की लाइन आ जाए तो ऐसा कुछ कर्व आ जाता, फिर क्या करते आप, है ना। तो हर किसी शेप के कर्व को हमें डील करने का एक तरीका चाहिए, उसके लिए हम अब काम करने वाले हैं। सो नाउ वी आर डन विद आवर टॉपिक, विद आवर टारगेट, हमें टारगेट पता लग गया, अब अपने काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। तो बस टेंशन बिल्कुल लेनी, रिलैक्स, लॉन्ग ब्रीथ, एक अच्छी सी स्माइल, और स्टार्ट करते हैं। कि हमें पता चला कि हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सबसे ईजी तरीका है रेक्टेंगल का, है ना। आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता है, ये जो y1 है इस हाइट का एक रेक्टेंगल ले सकते थे, पूरा बड़ा ही ले सकते हैं वैसे तो रेक्टेंगल, बट आप क्या करो, फिर आपके पास ऊपर वाली शेप बच जाएगी अजीब सी, उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। अब जो मैं अप्रोच कर रहा हूँ, एक बार आप उसको देखते रहो कि जो कर रहे हैं वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं, एट द एंड हमें पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, हमें एरिया निकालना है, शेप अच्छी सी नहीं है, ट्रेपेजियम होता तो काम खत्म हो जाता। ओके, हम ऐसा करते हैं, इस हाइट का एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लेते हैं, छोटा सा, ये x1 डिस्टेंस है ना, थोड़ा आगे बना रखा है मैंने भाई, यहाँ तक है x1 डिस्टेंस, है ना, यहाँ तक x1 डिस्टेंस है। अब इससे थोड़ा सा और x1 प्लस डेल्टा x1, माने कि कोई एक और पॉइंट भी हो सकता है ना यहाँ पे रेंडमली, यहाँ पे एक और पॉइंट हो सकता है, कौन सा, एक कोई रैंडम पॉइंट जिसका डिस्टेंस हो x1 प्लस डेल्टा x, थोड़ा सा दूर हो इससे। और उसी तरह से ये y के अंदर भी थोड़ा सा इंक्रीज आ जाएगा। उसके बारे में एक बारी मैं डिक्लेयर नहीं करता, उसके बारे में भी डिक्लेयर नहीं कर रहा कि क्या है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं रेक्टेंगल लेना चाह रहा हूँ तो उसकी लेंथ तो मुझे सेम रखनी पड़ेगी ना। तो मैंने क्या किया, एक और पॉइंट लिया, बट मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाऊंगा, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल, मैं थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल बनाऊंगा ताकि आपको दिखे मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। दिस वन इज डेल्टा एक्स, इसको मैं थोड़ा अब डॉटेड से डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया, लाइक दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी है इसकी, y1, और ब्रेथ इज डेल्टा एक्स, क्या इसका एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब बताओ इस पॉइंट पर जाकर के वैसे अगर आप एरिया निकालोगे तो फिर भी आप कहोगे सर ये देखो इसके ऊपर थोड़ा सा एरिया और है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये एरिया फिर बच गया, जो एरिया अंडर कर्व तो है बट इस रेक्टेंगल से बाहर है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रुको। अब हम क्या करते हैं, हम एक और पॉइंट पे पहुंच गए हैं। कौन से पॉइंट पे पहुंच गए हैं, लाइक दिस पॉइंट, दिस वन। यहाँ पे वैल्यू जो है y1 की बजाय क्या हो चुकी होगी, कुछ अलग हो चुकी होगी, ठीक है, कुछ अलग हो चुकी होगी। सपोज उसकी वैल्यू हो चुकी है y2, कितनी हो चुकी है, y2 हो चुकी है हाइट इसकी। तो अब आप क्या करो, y2 हाइट का जो रेक्टेंगल है उसको भी डेल्टा एक्स विड्थ दो और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो।
क्या हो रहा है, अगर आपको 50-50% भी समझ में आ रहा है तो इट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, हमने क्या किया फिर, अब नई हाइट का एक और रेक्टेंगल बना लिया, बट ये फिक्स किया कि हम जो इसकी विड्थ है ना वो डेल्टा एक्स ही ले लेते हैं। ओके, तो अब सेकंड जो रेक्टेंगल बनेगा इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा y2 इंटू डेल्टा एक्स। अब फिर देखो, अब ये जो एरिया बचा हुआ है ना, इस एरिया की कैलकुलेशन अपन नहीं कर पाए, इसी तरह से इधर भी एरिया बच गया। और अभी दो किए हैं, आई थिंक इस बिहाफ पे आपको पैटर्न पता चल गया कि अपने क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये वाला जो एंड पॉइंट है, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, इस पॉइंट पर जो वैल्यू है, इसको मैं ढंग से लिखूँ, अगर इसको b ना लिख करके मैं इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, x1 प्लस डेल्टा एक्स और y1 की जगह y2, ये हो गया c। और c की वैल्यू किधर क्या होगी, मैं इधर लिख देता हूँ, c की वैल्यू होगी y3, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x1 प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि 2 डेल्टा एक्स और कोमा y2 या y1 y2 नो इट इज़ y3। ओके, मीन वेल बस एक ही आप बढ़ाते जाओ उसके अंदर। तो यहाँ पे अब इसकी हाइट कितनी हो चुकी है, दिस हाइट इज़ y3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इतनी हाइट के लिए आप वापस से डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट तक क्या करो, एक और रेक्टेंगल बना लो। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मतलब को करना क्या है, आपको इस पूरे डिस्टेंस को फ्रैक्शंस में तोड़ लेना है और उतने फ्रैक्शंस के आपको छोटे छोटे रेक्टेंगल बना देने हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अब इसके अंदर रेक्टेंगल बना ही देता हूँ सारे, ठीक है। ये लो, ये रेक्टेंगल बन गया और इस डायग्राम के अंदर ये लास्ट वाला टेढ़ा मेढ़ा सा रेक्टेंगल बना है बड़ा, लो जी, कुछ ठीक हो गया। कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बहुत आराम से पेशेंटली अपने काम कर रहे हैं। हमारे पास 5 रेक्टेंगल्स बन चुके हैं। इस 5 रेक्टेंगल्स के एरिया के बारे में क्या ख्याल है, क्या आप सबका एरिया निकाल सकते हो, यस, y1 डेल्टा एक्स, y2 डेल्टा एक्स, y3 डेल्टा एक्स, या क्यों ना ऐसे कह दें कि एरिया किसी का भी, एरिया ऑफ आई, किसी भी ith रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, yi इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो आपके पास हर किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। क्या आप इनका सम निकाल सकते हो, क्या आपसे डिमांड की गई सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज जो है वो कितना आएगा, सम ऑफ एरियाज आएगा इक्वल टू, लगाएं तो आप लिखोगे इसको जनरलाइज फॉर्म में सिग्मा, या तो आप लिख सकते हो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, या जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सिग्मा yi डेल्टा x और i की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक। क्लियर हुई बात, क्योंकि यहाँ पे 5 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं तो करके। अब हमें ये दिख रहा है कि अगर इस तरह से, इस पैटर्न से हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ रीज़न बच जाता है। लाइक ये वाला देखो, ये रीज़न हमारा काउंटिंग में नहीं आया, ये भी काउंटिंग में नहीं आया, ये भी काउंटिंग में नहीं आया, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया। तो हमने एरिया तो निकाल लिया, बट ये रेड वाला जो रेड जोन है ना, ये नहीं निकाल पाए। तो क्या सही में एरिया निकाला? नहीं। जो एरिया हमारा आया होगा ये वाला, वो एक्चुअल एरिया से कम आएगा, क्योंकि हमने कुछ एरिया छोड़ दिया। क्लियर हुई बात। तो कुछ एरिया हमने छोड़ दिया। अब ये एरिया लें कैसे? या तो कहोगे कि सर रेक्टेंगल वाली अप्रोच अलग है, इसको छोड़ करके कुछ डिफरेंट सोचते हैं, या मैं कहूँ कि रेक्टेंगल वाली अप्रोच ही सही है, इसी से करते हैं। बट ये जो आपने डेल्टा एक्स लिया है ना, इसको अगर आप बहुत छोटा कर दो, बहुत ज़्यादा छोटा कर दो, तो देखो अगर मैं इस रेक्टेंगल की जगह इससे छोटा रेक्टेंगल लेता तो जो एरिया अननोन रहता वो इससे आधा हो जाता। समझ रहे हो? अगर मैं रेक्टेंगल्स को बहुत छोटा छोटा लूँ, बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स लूँ, बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स लूँ, तो ये जो अननोन एरिया है ना, ये कम होता चला जाएगा। बेसिक थिंग इज, जो डेल्टा एक्स है उसको अगर अपने छोटा करते रहेंगे, जो अपनी स्ट्रिप्स हैं उनकी विड्थ को पतला करते रहेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया बचेगा, जो अपने को नहीं पता लग रहा फॉर्मूला से, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स वही कॉन्सेप्ट आ गया कि हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा, कितना छोटा कर सकते हैं? 0 कर दो, फिर सबसे छोटा तो, बट 0 कर दोगे तो फिर ये स्ट्रिप बचेगी नहीं, ये तो एक लाइन बन जाएगी, और लाइन का एरिया होता नहीं है ना। एरिया के लिए तो लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें चाहिएगी। इट मीन्स आप इसको बहुत छोटा करना भी चाहते हो, 0 नहीं भी कर सकते, तो एक तरीका आपने अब सीख लिया है। आप इस पर लिमिट लगा दो कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वो 0 होगा भी नहीं और 0 के अलावा वो कुछ रहेगा भी नहीं। बताया था ना, अगर आपको लिमिट
लगाई हुई मिल जाती है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये कुछ इस तरह का होगा 0.00000000000000000000001 या इससे भी छोटा या इससे थोड़ा सा बड़ा, कुछ भी हो सकता है। एज पर सिचुएशन हम देखेंगे वो कैसा है, बट नियरली जीरो ही है ये। इसको आप क्या कहोगे, इसको इतना बड़ा बोलोगे या जीरो ही कहना ईजी समझोगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर? तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो ये जीरो ही है। ओके, तो आपको पता लगा कि ये एरिया, सम ऑफ एरिया तो आ गया, बट इसमें कुछ दिक्कत है, ये सम ऑफ एरिया आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसी फॉर्म में जाना चाहते हो तो हमें पता लगा कि जो सम ऑफ एरिया है वो आप लिख सकते हो, बट यू विल हैव टू अप्लाई द लिमिट्स ऑन डेल्टा एक्स, और ये लगानी पड़ेगी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और फिर आप लिख सकते हो कि ये जो सिग्मा लिखा था आपने वाई आई डेल्टा एक्स। और जब आप देखो डेल्टा एक्स को तोड़ बहुत पतला कर दोगे तो क्या 5 रेक्टेंगल बनेंगे? नहीं, 6, 7, 8, 10, 20 पता नहीं कितने बनेंगे, हमें नहीं पता कितने बनेंगे। हम मान लेते हैं पहले से स्टार्ट होकर के ये गिनती कहाँ तक जाएगी, n तक जा रही है हमारी टोटल काउंटिंग। तो क्या ये सम सही है? बिल्कुल, दिस इज द करेक्ट सम। और इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है, इन दोनों को मिला करके आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन। ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो, एकदम न्यू सिंबल, और आप लिख सकते हो वाई आई टी एक्स। ठीक है, याद आ रहा है डिफरेंशिएशन वाला, डेरिवेटिव वाला। डेरिवेटिव के अंदर क्या था, डेल एक्स ओवर डेल टी, या मैं जनरल की बात करूं डेल वाई ओवर डेल एक्स था। इसके ऊपर मैंने लिमिट लगाई थी, है ना, लिमिट लगाई थी कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो इसको मैंने लिख दिया था डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देखो तो इसको लिखा था अपन ने डी वाई और इसको कर दिया था डी एक्स। तो सिमिलरली आप ये देखो कि ये जो सम है और लिमिट है इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन, इसकी जगह इंटीग्रेशन ने ले ली। तो जब भी आप इंटीग्रेशन देखो तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये वाला सिग्मा ही है। ये अपने 10th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर देखा हुआ है सिग्मा, है ना, यही वाला सिग्मा है, और साथ में इसके लिमिट लगी हुई है। और ये dx जो है वो क्या है, वो इंटरवल ही है, बट बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उस पर लिमिट लगी हुई है कि वो जीरो वाले लिमिट लगी हुई है, 0.0000001। तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है वो आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन का ये जो सिंबल है यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये मेन जर्नी है, ये कॉन्सेप्चुअल जर्नी है। इसके बाद फिर मैथमेटिकल जर्नी आएगी कि आपको कुछ एक टूल्स दिए जाएंगे, कुछ एक फॉर्मूलाज दिए जाएंगे कि आप यहाँ पे जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे कैसे करोगे, वो आगे की जर्नी है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तक पहुंचे कैसे हो, सम करके। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द सम इटसेल्फ। ओके, नाउ मूविंग टू द मैथमेटिकल पार्ट ओनली। कॉन्सेप्ट हमने डन कर लिया, खत्म कर लिया, और अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, मैथमेटिकली कैसे करते हैं इसको। तो बेसिकली आप ये चीज़ भी माइंड में रखें, और ये पहले ही माइंड में रखें तो ज़्यादा बेटर है कि जो इंटीग्रेशन है और एक जो डिफरेंशिएशन है, ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे और फिर वापस इंटीग्रेशन कर दोगे तो वही आएगा, और किसी का इंटीग्रेशन कर दोगे और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो भी वही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, डेरिवेटिव निकाला, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। और अगर अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो तो ये वापस से बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। क्लियर। अब उल्टे तरीके से देखो, अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपने अगर इसका इंटीग्रेशन करा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंबल वाइज बात कर रहा हूँ मैं अभी। और अगर फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो ये वापस बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। क्लियर। मतलब कि एक ही फंक्शन पे डिफरेंशिएशन भी कर दो, इंटीग्रेशन भी कर दो, तो कोई फायदा नहीं है, आपके पास वही फंक्शन आ जाएगा जहां से आप चले थे वहीं पे आप आ जाओगे। क्लियर। इसका मतलब पार्ट्स में तोड़ना, इसका मतलब उसको सम कर देना। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग है, कुछ भी कह दो, जो आपको वर्ड अच्छा लगे। बट आपको ध्यान में रखना है कि किसी फंक्शन पे इंटीग्रेशन करा है और उस इंटीग्रेशन वाले पे जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वही फंक्शन मिल जाएगा। गॉट इट। ये बेसिक रूल्स हैं जो बनाए गए हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल टूल्स ही हैं ये। तो उन टूल्स में ये एक रूल है
नाइस। टूल्स का एक रूल है, तो आप लिख भी सकते हो इसको, बड़ा इजी तरीके से आपको याद भी रह जाएगा। और उसी बिहाफ पे देखो जो डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास रिजल्ट्स आए थे ना, उन्हीं को ले रखा है यहाँ पे, क्योंकि बेसिक लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एडवांस इंटीग्रेशन आएगा वो आपके मैथ्स में आएगा, वो फिजिक्स में नहीं आएगा। फिजिक्स में थोड़ा बहुत ही चाहिए अपने को, तो जो थोड़ा बहुत चाहिए वो लिखा हुआ है। साइन एक्स, देखो वहाँ पे साइन एक्स का याद करें तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, है ना, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कोट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले थे। एक्स की पावर एन का क्या था, पावर आगे पावर एक कम, एन आगे आ जाता था, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाती थी। लोग एक्स का वन अपन एक्स था, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स था। लो, तो पहले इन दोनों का अगर अपन करें, नीचे से स्टार्ट करते हैं इस बारी। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई बाई ई की पावर एक्स था, तो इसका इंटीग्रेशन भी ई रेज टू पावर एक्स ही रहता है। क्लियर। और लोग एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तब वन अपॉन एक्स आया था, तो वन अपॉन एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, लोग एक्स। लोग इसके बेस में है ई, ये नेचुरल बेस कहते हैं इसको, आप इस तरह से भी लिख सकते हो एल एन एक्स, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने एक ऑप्शन चूज किया हुआ, बस आपको दिखा दिया कि दिस इज एन अदर ऑप्शन ऑल्सो। ओके, अब इसको देखें, वहां पे क्या होता था कि पावर आगे आ जाती थी और x की पावर एक कम हो जाती थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये है कि एक तो x की पावर जो है वो एक बढ़ जाएगी और यही पावर नीचे आएगी। क्लियर हुई बात, एक तो बढ़ जाएगी और फिर यही पावर नीचे भी। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री वालों की बात कर लें तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला ये सेक्शन है। तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का होगा माइनस कोस एक्स। क्लियर, थोड़ा सा लाइट चल रहा है ये, इसी से लिख देता हूँ। साइन एक्स का होगा माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का साइन एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन एक्स का किया था तो कोस एक्स आया था और कोस एक्स का किया था तो माइनस साइन एक्स आया था। तो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ नहीं आता और यहाँ नहीं है तो यहाँ आ गया। ऑन सिमिलर फैशन सेक स्क्वायर एक्स किससे आया था, ध्यान है ना, टेन एक्स से, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो तो टेन एक्स आएगा। ओके, तो मैंने कहा था ना डिफरेंशिएशन जब सीख रहे थे, डेरिवेटिव जब सीख रहे थे तो बाय वन गेट वन चल रहा था, वो सीखा तो वो तो समझ में आया। आज वाला और इजीली समझ में आ गया और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी इसकी बहुत आसान बन गई। और कोसेक स्क्वायर एक्स किससे आया था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आया था कोट एक्स से, तो कोसेक स्क्वायर एक्स से क्या आ जाएगा, माइनस कोट एक्स। क्लियर। सेक एक्स टेन एक्स ये किससे आया था, सेक एक्स से, तो ये आ जाएगा सेक ऑफ एक्स। क्लियर। कोसेक एक्स कोट एक्स किससे आया था, किसी से नहीं, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स आया था कोसेक एक्स से, तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ ले लेंगे। और अब बताओ कि माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स किससे आया था, कोसेक एक्स से। लो, वेरी इजी, बहुत आसान है। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज़, चलो उस इम्पोर्टेंट बात को भी देखेंगे। फिलहाल हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वहाँ पे तो तीन चार थी अभी। इस लेवल पे, इनिशियल लेवल पे आपके लिए दो आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। नंबर वन क्या कहा है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन करना आ रखा है और जिसका इंटीग्रेशन करना है वहाँ पे दो फंक्शन है प्लस के अंदर, है ना, दो फंक्शन है प्लस के अंदर, तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक एक करके इंटीग्रेशन करोगे। आप इंटीग्रेशन करोगे पहले fx का कर दो, फिर प्लस करके फिर gx का कर दो, मतलब पहले फर्स्ट फंक्शन का फिर दूसरे फंक्शन का, सिंपल। और अगर अभी आज अपन ने बस एग्जांपल नहीं लिए जब ये सारी काम कर रहे हैं ना, और मेनली इसका एग्जांपल लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगी सिचुएशन, बट वो अभी लेंगे, वेट फॉर दैट, जरूर करेंगे, एग्जांपल लेके ही काम करेंगे। आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं पहले अपन। अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो, के ही इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में भी बाहर आ जाता था, इंटीग्रेशन के अंदर भी इसके अंदर कोई जगह नहीं है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो सिर्फ फंक्शन का ही होना है। क्लियर हुई बात, ओके। और अच्छा, एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पे, लाइक वहाँ पे हमने क्या कहा था, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। सो नाउ अब इन आइडेंटिटीज़ को एक बारी मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मेरे पास अच्छा खासा स्पेस बन जाए। अब आपको मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ। और ये दो आइडेंटिटीज़ बहुत आसान थी, ठीक है, ये नीचे वाला बेसिक था, ये सारा हमारा गया, लिखा हुआ नहीं है, दिमाग में बैठ गया। क्लियर,
और बीच पे एक बात उठी थी कि कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको, तो वो बताता हूँ पहले। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आप ये इंटीग्रेशन करते हो तो जो आंसर आता है ना, इसके साथ आपको प्लस सी लिखना पड़ता है। प्लस सी प्लस सी प्लस सी, हर बार लिखना होगा क्या? बिल्कुल हर बार लिखना होगा। प्लस सी, इधर भी लिखना पड़ेगा और इधर भी लिखना पड़ेगा। कैसा भी इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, किसी का भी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको प्लस सी तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। हाँ, कब नहीं लगाना पड़ता वो भी अपने डिस्कस करेंगे, और क्यों लगाना पड़ता है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम बचा है वो इसके अंदर हम यूटिलाइज करेंगे। तो अब अपने एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ये तो डायरेक्ट ही है, दिख रहे हैं आपको। इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लाइक आपको ये पता है कि डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो x रेज़ टू पावर 5 का, तो ये आता है 5 आगे, x की पावर 5 में से एक कम, यानी कि 5x की पावर 4। ये आपको पता है ना। अब इसी तरह से अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो x की पावर 5 का, तो ये क्या होगा? तो ये होगा x की पावर 5 में एक जोड़ दो और नीचे भी सेम टू सेम, तो ये बना x रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6। ठीक है, समझ आया? x की पावर अगर 10 हो तो क्या करोगे? x रेज़ टू पावर 10 प्लस 1 और नीचे भी 10 प्लस 1, मतलब बना क्या? x रेज़ टू पावर 11 अपॉन 11। समझ में आया? अगर इंटीग्रेशन हो x रेज़ टू पावर 15 का, तो ये क्या बनेगा? आप जल्दी से कर सकते हैं, x स्क्वायर 16 अपॉन 16। इंटीग्रेशन x की पावर 100 का, तो ये क्या होगा? x रेज़ टू पावर 101 अपॉन 101। ठीक है, समझ में आ गया? ये बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि जब आपने x की पावर 100 का इंटीग्रेशन किया तो ये रिजल्ट आया, है ना, 101 अपॉन 101। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, किसका? इस आंसर का, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर 101 अपॉन 101, तो क्या आएगा? देखो ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो 1 अपॉन 101 ही तो बाहर आ जाएगा। इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना होगा x रेज़ टू पावर 101 का। और आपको पता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है? पावर आ जाती है आगे और एक पावर उसमें से कम हो जाती है, 101 की जगह हो जाएगी 00। तो ये लो, ये कैंसिल हो गया। क्या जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए? बिल्कुल, हमने एक बार ही इसका इंटीग्रेशन किया, जो आंसर आया उसका डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास वही आंसर आ गया, वापस वही फंक्शन आ गया। तो आपको बताया था ना कि जब इंटीग्रेशन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो आंसर आपको सेम मिलेगा, क्योंकि आपने दो उल्टे ऑपरेशन लगा दिए। अगर आप 2 कदम आगे गए और 2 कदम पीछे आए तो क्या आपका कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लाइक वाइज ही यहाँ पे क्लियर। अच्छा, एक चीज़ जो अपने भूल गए, यहाँ पे हर जगह पे भूल गए, यहाँ पे सी लगेगा, यहाँ भी सी लगेगा, यहाँ भी सी लगेगा, यहाँ भी सी लगेगा। सी क्या होता है? सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी भी मज़ेदार कहानी है, ये क्यों लगता है सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्यों लगता है ये समझो। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी, वाई वी अप्लाई सी। क्योंकि जो मैंने अभी यहाँ पे रूल बताया था ना, वो ब्लू कलर के अंदर, कि किसी फंक्शन का अगर मैंने डेरिवेटिव किया और फिर उसका इंटीग्रेशन किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी का इंटीग्रेशन करा फिर डेरिवेटिव करा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए सिर्फ इस प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए ये लगाना पड़ता है। क्लियर? लाइक आप एक एग्जाम्पल मानो, ऐसे बात समझ में आने वाली नहीं है। अगर हम इमेजिन करें कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x), इसको ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, कुछ ऐसा ले लिया, इस शेप में ले लिया अपन ने, है ना। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आपको क्या बताया है कि आप अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास यही आना चाहिए। तो चेक करते हैं आता है या नहीं आता। अगर आपने देखो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आएगा? इट मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑल दोज 3x रेज़ टू पावर 4, 2x की पावर 2 और 4। आपको पता है क्या करोगे? ये सेपरेट हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, चलो मैं लिख देता हूँ, बेसिक लेवल है हमारा, तो मैं एक बारी एक स्टेप और मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 4। लो जी, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से क्या होता है? ये बनेगा 4x रेज़ टू पावर 3। ये देखो ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा पहले ही, और हमें डिफरेंशिएशन करना होगा x स्क्वायर का।
कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लो ये बना 4x रेज टू पावर 3 और यू कैन से x क्यूब। x स्क्वायर का क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 आगे x की पावर 1 और ये 0 चला जाएगा, मीन्स ये बना 4x क्यूब प्लस 4x। आप जल्दी भी कर सकते थे, इस स्टेप के बाद भी ये आंसर लिख सकते थे, बट मैंने सारे एक एक स्टेप लिखा इसके अंदर, तो ही इस तरह से कर दिया मैंने। 4x क्यूब प्लस 4x ये आंसर आया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप इसको डिफरेंशिएशन कर चुके, आपको इंटीग्रेट करना है ना। लेट्स चेंज द कलर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट जो रिजल्ट आया उसको 4x रेज टू पावर 3 प्लस 4x, इसका dx लगाया, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। हमने तो c का रीज़न पूछा था सर, आपने कहा कहानी से स्टार्ट कर दी, बट इस कहानी का जो मोरल आएगा ना वहीं पता चलेगा कि c क्यों है। लो इंटीग्रेशन दो फंक्शन का, यहाँ पे आइडेंटिटी भी समझ में आ जाएगी। दो अलग अलग फंक्शन है, ये भी x की कुछ पावर है, ये भी x की कुछ पावर है, तो आपको इंटीग्रेशन जब करना होगा तो यू विल हैव टू सेपरेट देम। इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx और इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx। ये देखो, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप आई गेस शायद थोड़ा लाइट दिख रहा हो, तो मैं सिर्फ कलर चेंज करने के बाद वापस ब्लैक से कंटिन्यू कर लेता हूँ। 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, ये भी 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। x कुछ नहीं मतलब x की पावर 1। अब आपको फॉर्मूला लगाना आता है, x की पावर 3 मतलब x की पावर 4, 3 + 1 और नीचे भी वही आता है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 4 पड़ा है और यहाँ पे x की पावर 1 थी तो मतलब x की पावर 2 और नीचे भी 2, यही आएगा। क्लियर, ये 4 से ये 4 कैंसिल, इट गिव्स अस, अच्छा 4 तो गया ना, ये हमें देगा x रेज टू पावर 4, इस 2 से ये कैंसिल होगा तो बचेगा 2, यानी कि 2x रेज टू पावर 2, बस इतना है। देखो क्या हमें सही फंक्शन मिल गया? सही फंक्शन नहीं मिला हमें, हमारा एग्जैक्ट फंक्शन तो था x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो मैंने इतना बड़ा फंक्शन क्यों लिया था, क्योंकि इसमें मुझे 3 चीज़ें दिखानी थी आपको। एक तो कांस्टेंट लेना था जरूरी और एक फंक्शंस लेने थे, ताकि आपको ये पता चले कि जब अपने डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी x के फंक्शन वाले पार्ट्स होते हैं ना, जो भी टर्म्स होते हैं जिनमें x का कुछ फंक्शन है, वो तो वापस एज इट इज़ निकल करके आ जाती हैं, और जो कांस्टेंट पार्ट होता है लाइक 4 है वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो उस जीरो का यहाँ पे कुछ रोल रहेगा? कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट जो वो जीरो बन गया और जीरो दिखता ही नहीं है, जीरो दिखता ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या पता कि यहाँ पे जीरो बना था कि उसके बदले आप कांस्टेंट लिखो? नहीं, हमें तो नहीं पता। तो इसलिए हम हमेशा उस जीरो की वजह से जो गलती हुई है उसको इग्नोर करने के लिए, इग्नोर नहीं कहें, उसको ओवरकम करने के लिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, है ना। और कई केस में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो ही ना। पहले ये वाली सिचुएशन क्लियर हुई आपको कि अगर हमारे फंक्शन में कुछ इस तरह की शक्ल है तो आपको दिखाना कि लास्ट में ये 4 गायब हो जाता है। बट अगर मैंने कांस्टेंट ऐड किया होता, यहाँ पे कुछ सपोज इधर मैंने लिखा होता +c, इधर भी लिखा होता +c, यहाँ भी इंटीग्रेशन आया, यहाँ भी इंटीग्रेशन आया। अब 2 कांस्टेंट है तो मान लो इसको c1 कह दिया, इसको c2 कह दिया, तो मेरे पास बाद में बनता c1 + c2। एक और पार्ट आता। हाँ, हालांकि मुझे नोन नहीं है अभी कि ये क्या है दोनों, पर मुझे अभी पता है कि मेरा फंक्शन अभी पूरा नहीं है, मुझे किसी ना किसी तरीके से इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तब जा करके मेरा फंक्शन आएगा। क्लियर? बट अभी क्या हुआ, हमें तो पता चल गया कि हमारा फंक्शन क्या है, x की पावर 4 + 2x स्क्वायर, जबकि ये ऐसा नहीं है। तो आउट एंड आउट आपको पता चला कि वाई सी इसलिए कई बारी बीच में गड़बड़ घोटाला हो जाता है इन केस ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। जस्ट टू ओवरकम दैट हम सी को साथ लेकर के चलते हैं, जस्ट एक सिक्योरिटी फैक्टर है। अब आपके माइंड में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये 4 ना ही होता तो कोई रोला पड़ता ही नहीं, ये होता ही नहीं तो ये यहाँ भी नहीं होता, है ना। यहाँ नहीं होता तो उंगलियों में ज़्यादा कष्ट नहीं देते, ये यहाँ भी नहीं होता। लो, इसके बाद उसका कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, इसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो अगर आपने अब यहाँ पे कांस्टेंट ना लगाया होता तो आंसर सेम आता। इट मीन्स अब बताओ सर कि अब कहाँ है सी की इंपॉर्टेंस? तो नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कि अब सी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इट मीन्स कई जगह पर हो सकता है कि सी की वैल्यू 0 ही हो, या मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 ही मिले आपको, बट
उन स्पेसिफिक केसेस के अंदर सी का होना जरूरी है। तो हमें जो रूल बनाना है वो 1 के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए नहीं बनाना, हमें सब के लिए बनाना है। क्लियर हुई बात? तो दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है ये। ओके, अब फिर अपन ने बात की थी कि कई जगह पर ये सी नहीं लगता, तो फिर ये क्या चीज़ है, कहाँ नहीं लगता? तो अब आपको सीखना पड़ेगा। देर आर 2 टर्म्स, वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सेकंड इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर? इंटीग्रेशन 2 तरह के होते हैं, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर इतना आगे जाएंगे क्या अपने? बिल्कुल छोटी सी बात करेंगे। इनडेफिनेट है ये और एक होता है डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट में अब क्या करोगे और इनडेफिनेट में क्या करोगे? इनडेफिनेट ये इनडेफिनेट ही है, जो आपको ये इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है ना, इसके ऊपर नीचे कुछ भी लगा हुआ नहीं दिख रहा, ये इनडेफिनेट होता है। इसको बोलते हैं विदाउट लिमिट्स, विदाउट लिमिट्स, और इसको बोलते हैं विद इन लिमिट्स। क्या मतलब है अभी भी डिस्कस करते हैं अपने इसको कहेंगे विद इन लिमिट्स, लिमिट्स में रह करके। ठीक है, लिमिट्स में रह करके काम करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा ना, उसके अंदर आपको इनिशियल और एंडिंग पॉइंट दे रखा होगा, लाइक फ्रॉम a टू b x⁻n dx, या एग्जाम्पल ही ले रहे हैं तो x⁻5 dx, कुछ इस तरह का। आपको पता है ना कि ये होता क्या है, किसी फंक्शन का जब अपने प्लॉट बनाते हैं तो उसका जो एरिया है उसका सम होता है ये। अब आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक एरिया निकालना है, पॉइंट भी तो बताने पड़ेंगे ना। हमारे केस में हमने कहाँ से कहाँ लिया था, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग से, बट बीच में किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की बात हुई तो भी अपने निकाल ही सकते हैं। तो सिर्फ उस केस के अंदर जब आपको 2 पॉइंट फिक्स पता है तब आप ये करोगे। इसका मतलब ये जनरल पूरा सम कर दोगे इसमें। अब इस केस में क्या होता है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल लेकर के बात को समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻5 dx, और 5 नहीं, चलो छोटा नंबर ले लो आप, x⁻2 dx ऐसा ले लो, और लिमिट्स लगा देते हैं अपन 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, 2 से लेकर 4 तक। अब करना क्या है आपको, पहले तो इंटीग्रेशन ही करना है, फॉर्मूले यही रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं है। तो इंटीग्रेशन आएगा इसका x⁻3/3। अब बस जो यहाँ पे प्लस सी लगाते थे, एक तो ये है कि अब आपको ये प्लस सी नहीं लगाना, डेफिनेट के अंदर नहीं लगाते। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, बड़ी लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, छोटी लिमिट। और ये एक एक करके इसमें रखनी होती है। पहले अपर लिमिट रखोगे x की जगह पे, तो ये बनेगा, जब x की जगह पे आप 4 रखोगे तो इट विल लुक लाइक 4⁻3/3 माइनस, फिर आप लोअर लिमिट रखोगे 2⁻3/3। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप इसका जो भी आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील, ये आप निकाल लोगे। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, लाइक हमने करा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3, और ये ले लेते हैं 4 से 6, कुछ भी ले सकते हो, कितने भी एग्जांपल ले लेके बना के आप करते रहो। x⁻3 का हो जाएगा x⁻4/4, लिमिट रहेगी लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 6। ये क्या कर सकते हो, अच्छा इस 4 को पहले भी बाहर निकाल सकते हो आप, और हर किसी के साथ डिवाइड भी कर सकते हो। वो आपका खुद का अब कैलकुलेशन मेथड बन जाएगा कि आप कैसे करना चाह रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आप टीचर वाले मेथड को फॉलो करो, बुक वाले मेथड को फॉलो करो, अगेन सोल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। इस केस में आपको कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर खुद ही एक नंबर आएगा, वहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट नहीं लगाना। क्लियर हुई बात? क्योंकि फंक्शन ढूंढने में दिक्कत आती थी, तो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू के अंदर तो फंक्शन है ही नहीं कोई, इट मीन्स यहाँ पे अपने को सी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वी आर डन विद इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसकी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग नींव बिछा दी अपन ने। सी लेना है, सी क्यों लेना है, सी कहाँ नहीं लेना है और वहाँ क्यों नहीं लेना है, ये सब अपने सीख चुके हैं। सो दैट इज़ ऑल what we have to discuss at the basic level of integration. So it's time to wind up the session. See you in next session. Till then, goodbye. Take care.